इंटीग्रेशन करना है। तो जब कभी भी हम ऐसे इंटीग्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं तो इनमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है। चूंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है, इट मींस इनकी एक डेफिनेट वैल्यू आ जाती है, इसलिए अपन इनको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो बगैर लिमिट वाले इंटीग्रेशंस होते हैं उसमें हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखते हैं। चूंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू कोई डेफिनेट नहीं रहती है, इसलिए वो सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस कहलाते हैं। तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब आप देखो बच्चों, इसका इवेल्युएट करने का तरीका ये होता है कि जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। सपोज इसका इंटीग्रेशन हमारा कैपिटल एफ एक्स आया और इसके बाद में ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरफ यहाँ लोअर लिमिट लिखते हैं, यहाँ अपर लिमिट लिखते हैं। और अब इसको इवेल्युएट करने के लिए एक बार x की जगह पर हम अपर लिमिट लिखेंगे, x के प्लेस पर माइनस साइन लगाएंगे, और एक बार हम x की जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन इवेल्युएट किया जाता है। एक एग्जांपल आप समझ लो बच्चों, जैसे हम कहें 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो सिंपली x को इंटीग्रेट कर दो। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हम इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट 1 से 2, एक बार x की जगह अपन 2 रखेंगे तो ये 2 स्क्वायर अपॉन 2, एक बार अपर लिमिट रखते हैं पहले, फिर माइनस साइन लगाएंगे, एक बार x की जगह 1 रखेंगे, दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 अपॉन 2, दिस इज माइनस 1 अपॉन 2, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 2। इस प्रकार से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना सबकी समझ में आया। अब इसको ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड के जब क्वेश्चंस हम करते हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाती है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देख लेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने का तरीका है। अब बच्चों कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा देते हैं जिनकी हमें M2 में आवश्यकता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ t dt। मतलब वेरिएबल x जो है उसको कंप्लीटली हम दूसरे वेरिएबल t में रिप्लेस कर सकते हैं। x की जगह हमने t कर दिया, dx की जगह हमने dt कर दिया। मींस हम वेरिएबल x को कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें बच्चों यहाँ पे चाहिए रहेगी, सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों को यह समझना है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx। इसमें बच्चों यदि हम बाहर एक माइनस साइन लगा दें तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाती हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाती है। एक माइनस साइन यदि हम बाहर ले लेते हैं तो बाहर माइनस साइन लेने से लिमिट हमारी इंटरचेंज हो जाएंगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी और लोअर लिमिट हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बाद में बच्चों हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर यूज होगी उस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि मान लीजिए ऐसा कोई इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट -a टू +a और फंक्शन ऑफ x है, हमें इसका इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है। देखो बच्चों यहाँ पे लिमिट हमने -a से +a लिया है, तो इस इंटीग्रेशन की दो वैल्यूज होती हैं। ये इंटीग्रेशन हमारा 0 के बराबर आता है, डिपेंड करता है इस फंक्शन ऑफ x पे। ये फंक्शन ऑफ x जो हमारा लिखा गया है, यदि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, इफ fx इज ऑड, ये जो फंक्शन हमारा है यदि ये ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रेशन हमारा 0 के बराबर होगा। और ये फंक्शन यदि इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि ये इवन फंक्शन है, इफ fx इज इवन फंक्शन, तो ये डिपेंड करता है ये किस टाइप का फंक्शन है। लिमिट -a से +a
हमेशा ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी हम बच्चों तभी यूज करेंगे जब लिमिट -a से +a होगी। अब यदि हमें इवन ऑड का आइडिया क्लियर है तो ऐसे सारे इंटीग्रेशंस जिसमें लिमिट -a से +a है, -π से +π, -2 से +2, वो सारे इंटीग्रेशंस हम पहले चेक करेंगे कि जो फंक्शन ऑफ x है वो इवन है या ऑड है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लिखेंगे। ऑड फंक्शन होगा तो हमेशा 0 लिख देंगे और इवन फंक्शन होगा तो 2 टाइम्स 0 to a फंक्शन ऑफ x dx लिख देंगे। एक एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे हम आपसे कहें इंटीग्रेशन ऑफ -π to +π x to the power 4 sin to the power 17x dx। तो देखो बेटा, अब आप इस फंक्शन को देखो, ये x to the power 4 एक इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, लेकिन टोटल ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब ये ऑड फंक्शन है तो लिमिट -a से +a है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के केस में लिमिट -a से +a है, फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो हमेशा ध्यान रखो वो इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। यदि हम एक ऐसा इंटीग्रेशन ले लें, हम आपसे कहें इंटीग्रेशन ऑफ -π to +π x to the power 4 cos क्यूब x dx। तो ये बच्चों इवन फंक्शन है, cos का तो हमेशा ही इवन होता है। अब यहाँ x to the power 4 लिखा हुआ है, x to the power 4 भी इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू इवन दैट इज इवन फंक्शन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम 2 टाइम्स कर रहे हैं और लोअर लिमिट 0 to a कर रहे हैं, 0 to a कर रहे हैं, और यहाँ पर x to the power 4 cos क्यूब x dx। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। हम इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन इवेलुएट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना इवन और ऑड फंक्शन के केस में हमको चेक कर लेना है, यदि लिमिट -a से +a है तो उसका इंटीग्रेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, हाँ राइट सर। अब इसको अपन कैसे सुधारेंगे सर? राइट सर। हाँ तो बच्चों, हमने इंटीग्रेशन का डिस्कशन कर लिया, हमने फंक्शन के बारे में समझ लिया। अब बेटा हम आपको थोड़ी टेक्नोमेट्री का भी यहाँ पे यूज होता है। हमें नहीं चाहिए उतनी टेक्नोमेट्री जितनी आप लोग 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हो। हमको कुछ टेक्नोमेट्री के फॉर्मूलों के यहाँ पे यूज होगा, तो वो फॉर्मूले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कुछ बेसिक टेक्नोमेट्रिकल फॉर्मूले देखो बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों आपको ये देखना है कि साइन n π इसकी वैल्यू बच्चों 0 के बराबर होती है। और दूसरा फॉर्मूला आपको ये देखना है कि cos nπ इसकी वैल्यू बच्चों -1 to the power n के बराबर होती। इन दो फॉर्मूलों का बहुत यूज होगा। साइन nπ 0, अब n 1, 2, 3, 4 कुछ भी बना रहे, मतलब साइन π 0 होता है, साइन 2π 0 होगा, साइन 3π 0 होगा, ये सारी वैल्यू 0 होंगी। और cos nπ ये -1 to the power n होता है। cos nπ -1 to the power n का मतलब क्या हुआ कि n = अपन 1 ले रहे हैं, n = 1 ले रहे हैं, इट मींस यदि हम कहें cos ऑफ π n = 1 लिया तो बच्चों ये -1 to the power 1 ये -1 के बराबर होगा। ओके, लेकिन n = 2 ले लें, यदि हम cos 2π ले लें तो -1 to the power 2 ये आपका +1 के बराबर हुआ। तो बच्चों यहां से याद रखना कि cos π -1 होगा, cos 3π -1 होगा, cos 5π -1 होगा, और इसी प्रकार से cos 2π +1 होगा, cos 4π +1 होगा, cos 6π +1 होगा। मतलब अपन याद रखेंगे कि cos के जो एंगल इवन में रहेंगे तो सब +1 के बराबर, और ऑड में पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे तो माइनस के बराबर। cos π, cos 3π, cos 5π ये सब -1 के बराबर, और cos 2π, cos 4π, cos 6π ये सब +1 के बराबर। इन दो वैल्यूज का हम बहुत यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखें, अगला फॉर्मूला हम देखेंगे साइन a cos b ये बराबर होता है 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ओके, और एक और फॉर्मूले की बात करेंगे हम बच्चों, साइन a
साइन b ये बराबर होता है 1/2, यहाँ पे cos पहले आएगा बेटा, cos a माइनस b और माइनस का cos a प्लस b। इस फॉर्मूले में साइन a साइन b वाले फॉर्मूले में पहले cos a माइनस b आ जाएगा, देन माइनस का cos a प्लस b आएगा। और इसके साथ साथ एक ये वाला फॉर्मूला भी देखो बच्चों, साइन कॉस हो गया, साइन साइन हो गया, उसके बाद में अगला फॉर्मूला हमारा है cos a cos b, ये बराबर होगा 1/2 यहाँ cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b। ओके, तो ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं। इतनी ट्रिग्नोमेट्री से हमारा काम चल जाएगा। इतने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी 4 ईयर में। ठीक है, तो अब बच्चों आपको बेसिक्स पूरे 4 ईयर के क्लियर हो गए। अभी तक हम लोग बेसिक में ही इतना टाइम वेस्ट कर दिया बच्चों, लेकिन ये बहुत जरूरी थे। इतने बेसिक्स आपको आते हैं तो अब देखो 4 ईयर करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे बच्चों। तो अब हम बात करते हैं 4 ईयर सीरीज की। तुम लोगों ने M1 में मैक्लारेंस एंड टेलर्स थ्योरम पढ़ा था, और उसके भी पहले 11th क्लास में एक चैप्टर आपने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज। उसमें आपने एक फॉर्मूला देखा था कि e⁻x को अपन लिखते हैं 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। यानी e⁻x के फंक्शन को हमने एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड किया। इसी प्रकार से तुम लोगों ने M1 में पढ़ा, मैक्लारेंस और टेलर्स ने बताया कि कोई सा भी x का फंक्शन है, साइन x है, कॉस x है, उसको भी हम एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे चल के फोरियर ने यह बताया कि कोई सा भी x का फंक्शन हो, हम उसको एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, और साथ साथ उन्होंने उसमें एक स्पेशलिटी बात बताई कि इनफाइनाइट सीरीज में हम ऐसी सीरीज लिखेंगे जिसमें साइन के टर्म्स होंगे और कोसाइन के टर्म होंगे। फोरियर ने यह बताया कि हम फंक्शन ऑफ एक्स को एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज हमको मिलेगी जिसमें साइन के टर्म्स होंगे और कोसाइन के टर्म्स होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या बहुत सारे इंजीनियरिंग में ऐसे वेव्स प्रोपोगेशंस होते हैं जिसमें ये सारी वेव्स फोरियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इंजीनियरिंग में इसका बहुत एप्लीकेशन है बच्चों। तो जब फोरियर ने यह कहा कि हम फंक्शन का ऐसा एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये जब बात उन्होंने अपने एक मित्र को बताई तो मित्र को थोड़ा सा तो प्रसन्नता हुई कि भाई फोरियर ने ऐसा किया, और उसने ये भी सोचा कि यार फोरियर ने जो किया है इसमें अपन गलती ढूंढें, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसको ये लगा कि यार ये तो इनका रिसर्च हो जाएगा, बड़ा इनका नाम हो जाएगा, अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसने फोरियर को एक क्वेश्चन दिया, बोला चलो इसका एक्सपेंशन करके बताओ। फोरियर ने एक्सपेंशन किया, सब गलत सलत एक्सपेंशन आया। तो फोरियर ने उनसे पूछा कि भाई बताओ हमने क्या गलती की है। उन मित्र का नाम था डिरिचलेट्स। तो डिरिचलेट्स ने कहा कि भाई फोरियर जो तुम ये कह रहे हो कि हर फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये गलत है। आप केवल उन्हीं फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करें। तो फोरियर ने कहा बताओ वो कंडीशंस क्या हैं। तो डिरिचलेट्स कहा भाई ऐसे नहीं बताएंगे, आप अपनी थीसिस में मेरा नाम डालो, मेरी कंडीशंस को डालो, फिर मैं बताऊंगा। तो बच्चों फोरियर ने डिरिचलेट्स की कंडीशन को डाला। तो जब कभी भी हम फोरियर पढ़ते हैं तो वो कंडीशन पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो वो कंडीशन फोरियर, तभी किसी भी क्वेश्चन का फोरियर एक्सपेंशन होगा जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। तो फोरियर पढ़ने के पहले बच्चों हम डिरिचलेट्स कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में फोरियर ने फंक्शन को कैसे एक्सपेंड किया हम उसकी बात करेंगे। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज। फोरियर ने बताया था ये कोई x का फंक्शन है, इफ fx इज फंक्शन ऑफ x डिफाइंड इन इंटरवल c से लेकर c+2l, डिफाइंड इन दिस इंटरवल एंड satisfy Dirichlet's condition. Then fx can be
expanded in form of an infinite trigonometrical series, an infinite trigonometrical series having terms of sine and cosine as follows. तो फोरियर ने कहा कि यदि ऐसा है, कोई इस टाइप का फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल c से लेकर c+2l में डिफाइन है। बच्चों हमने यहाँ पे इंटरवल c से लेकर c+2l एक जनरल इंटरवल लिया है। जब आप बुक्स में देखोगे तो इसको 3 फार्मूले में बताया गया है, कभी -π से π, कभी 0 से 2π, कभी कोई दूसरा इंटरवल। तो हम आपको सिर्फ एक फार्मूला सिखाएंगे, इंटरवल जनरल इंटरवल लेंगे c से लेकर c+2l, फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अपन इसी इंटरवल में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो फंक्शन ऑफ x हमारा ऐसा फंक्शन है जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इंटरवल c से लेकर c+2l में डिफाइन है। तो उस फंक्शन को हम इस तरीके से एक इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, fx can be written as